हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। और ये जो है हमारा अध्याय चल रहा है हमारा परमाणु, और परमाणु में हम उदाहरण नंबर 4 कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। और बोहर के परमाणु मॉडल को हम समझ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर एक उदाहरण आ गया, उदाहरण नंबर 5, जो कि एक कक्षा की संख्या निकालने पर है। ठीक, और जो कक्षा की संख्या है वो आएगी बहुत ज़्यादा क्योंकि ये ग्रह गति पर आधारित है। तो ये कहेगा भाई इसमें क्या फ़र्क है, इतनी ज़्यादा कक्षा क्यों आ गई। अगर बोर का जो दूसरा अभिग्रहित है, अगर वो ग्रहों पर लगा दें, सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूम रहे हैं अगर उन पर लगा दें, तो कुल मिला के कक्षा कौन सी आती है। यानी पृथ्वी मान लीजिए घूम रही है, तो कौन से नंबर की कक्षा में है। कक्षा से मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो मुख्य कक्षा होती है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है। जैसे KLMN लिख देते हैं केमिस्ट्री में, ऊर्जा स्तर लिख देते हैं, पहला दूसरा तीसरा, उसकी बात हो रही है। तो यह है उदाहरण नंबर 5 और शुरू करते हैं परमाणु। तो यह आ गया उदाहरण 12.5 NCERT। 10 किलोग्राम का कोई उपग्रह, तो उपग्रह का द्रव्यमान m से मान लेते हैं, m है 10 किलोग्राम। 8000 किलोमीटर त्रिज्या, जो त्रिज्या है कक्षा की त्रिज्या वो है, उसे r बना देते हैं। 8000 किलोमीटर दिया है तो इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। इसे 10 की पावर 3 से गुणा कर देता हूँ तो ये मीटर बन गया। ठीक, कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर प्रत्येक 2 घंटे में लगता है। परिक्रमण काल है ना, इसे T मानते हैं, 2 घंटे में लगता है। तो देखो इसको 2 घंटे को पूरा सेकंड में बनाना पड़ेगा। 3600 से गुणा कर दूंगा तो ये सेकंड में बन जाएगा। ये है परिक्रमण काल। यह मानते हुए कि बोहर का कोणीय संवेग का अभिग्रहित उसी प्रकार उपग्रह पर लागू होता है जिस प्रकार की हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन पर मान्य है, उपग्रह की कक्षा की क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वांटम संख्या कौन सी है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें सेकंड दूसरा अभिग्रह, तो MVR बराबर NH/2π है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि M है, R है, T है ना। तो हम इन चीज़ों में से किसको निकाल सकते हैं। तो ये जो देखो V है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2πr/T के पदों में लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे NH/2π। R त्रिज्या हो गई है ना, वो हमें पता है, और परिक्रमण काल पता है। तो यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। देखो n का मान कितना आ रहा है कितना हो जाएगा ये 2πm r², और नीचे एक t है और ऊपर एक 2π और चला गया, नीचे आ गया h, और ये हो रहा है सीधे सीधे n का मान। ठीक, अब इसमें कुछ कट रहा है तो काट दें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ कट रहा है। ये कट रहा है 4πm² r², ठीक, t और ये h। ये है कक्षा की संख्या। ये कक्षा की संख्या मान रखने पर कितनी आती है। अगर आप मान रख देंगे वहाँ से, T भी है, कक्षा की त्रिज्या भी है, द्रव्यमान भी है, m रख दें, पाई का मान रख दें, π² है ना, ये देखो π² हो रहा है, पाई का स्क्वायर हो रहा है, 2 दूनी 4 m। ठीक, तो कुल मिला के ये मान जो आ रहा है, सीधे सीधे निकाल दें इसको अगर हम, है ना, ये आ रहा है 5.3 गुना 10⁻45। देखिए कितनी बड़ी कक्षा आ रही है, कक्षा की संख्या कितनी अधिक आ रही है। कक्षा की संख्या यहाँ पे इतनी अधिक आ रही है, ठीक, कि ये जो है, ध्यान दीजिए कि उपग्रह गति के लिए क्वांटम संख्या अत्यंत अधिक है। वास्तव में इतनी अधिक क्वांटम संख्या के लिए क्वांटमीकरण प्रतिबंधों के परिणामों क्लासिकी भौतिकी परिणामों के समीप हैं। ठीक, मतलब कुल मिला के इतनी बड़ी कक्षा नहीं हुआ करती। सीधी सी बात यह है कि इतनी बड़ी कक्षा नहीं हुआ करती। कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल हैं वो विद्युत बल हैं परमाणु के अंदर।
और जो ग्रहों पर लगने वाले बल हैं वह जो है उसके कारण ये त्रिज्याएं बनती हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा विद्युत बल बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या या उसकी उस पर लगने वाले बल, अभिकेंद्रीय बल, द्रव्यमान, वो सारे के सारे फिट होते हैं। तो वहाँ की कक्षाएं, परमाणु के अंदर की कक्षाएं उसके हिसाब से आती हैं। और अगर ये चीज़ लगा दें, गुरुत्वाकर्षण से सेट हुई चीज़ें हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये वेग बना है, ये लगा दिया इसमें, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये परिक्रमण काल बना है, फिर वो त्रिज्या बनी है, उसी हिसाब से फिर n भी आएगा। तो इसलिए ये n बहुत अधिक आता है, कारण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में है ये चीज़। हालांकि ये बात हमने पहले भी की है। और जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमता है वह विद्युत बलों के प्रभाव में होता है। ठीक, चलिए, ये था उदाहरण नंबर 5। चलिए अब देखते हैं आगे क्या करना है, अगला टॉपिक क्या है। अब आ गया 1241 ऊर्जा स्तर। 1241 ये दरअसल टॉपिक का नंबर होता है एनसीईआरटी में, ऊर्जा स्तर। और ये ऊर्जा स्तर हम बनाते हैं हाइड्रोजन परमाणु में। हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम ये बनाते हैं। ठीक, बनाने का तरीका क्या है, बिल्कुल सरल है। अनंत से ऊर्जा स्तर 1 तक लेके आते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ लाइनें खींच लेते हैं। देखो, कुछ लाइनें बना लेते हैं। सबसे पहले ये जो लाइन है, सबसे पहले ये बना लेता हूँ मैं n बराबर अनंत। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ये लाइन बना लेता हूँ n बराबर 7। इसके बाद n बराबर 5, और इसके बाद आप समझ रहे होंगे n बराबर 4, और फिर n बराबर 3, और ये n बराबर 2, और नीचे सबसे लाइन आ गई n बराबर 1। ठीक, तो n बराबर 1 के बाद जितनी भी कक्षाएं हैं यह सब उत्तेजित अवस्थाएं हैं। कैसी अवस्थाएं हैं, उत्तेजित अवस्थाएं। तो ये सारी की सारी कक्षा जो है ये उत्तेजित अवस्थाएं हैं। ठीक, और अनंत पे चला गया तो मतलब आयनित हो गया, पूरी तरह आयनित हो गया। एक इलेक्ट्रॉन को कक्षा 1 से लेके अनंत तक ले जाने में जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो होगी परमाणु की आयनन की ऊर्जा। ठीक, तो आयनन ऊर्जा अगर परिभाषित करेंगे, आयनन ऊर्जा बड़ी काम आती है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तुमने। इसे कहते हैं आयोनाइजेशन, है ना, आयोनाइजेशन ऐसे बोल देते हैं इसको, आयोनाइजेशन। आयन है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं इसको ना, ऐसे देखो ये आ गई। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर अनंत तक विस्थापित कर दिया जाए। यहाँ से क्या होता है कि आयनन ऊर्जा परिभाषित हो जाती है। अब ऊर्जा स्थापित करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि ये होगी कितनी, हाइड्रोजन परमाणु में ये होगी कितनी, पहले हम इसे जान लें, उसके बाद फिर सभी की ऊर्जाएं निकाल सकते हैं, इस कक्षा से उस कक्षा में जाने की, इस कक्षा से उस कक्षा में जाने की, है ना। तो कितनी हो जाएगी ये डेल्टा ई, ये सूत्र है हमारे पास, देखो -13.6, और हमें ले जाना है ये अनंत पे, और ये ले जाना है 1 से। तो ये उत्तर आ गया सीधे सीधे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रहे इसका मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अगर हाइड्रोजन के परमाणु को दे दी जाए तो उसमें वह इलेक्ट्रॉन जो पहले ऑर्बिट में है, यानी अपनी मुख्य कक्षा में है, वो अनंत पे चला जाए, परमाणु से पूरी तरह बाहर हो जाए, तो उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक, अब आयनन ऊर्जा पे सवाल उठता है कि साहब यदि
हीलियम के परमाणु को भी हाइड्रोजन के परमाणु जैसा मान लिया जाए। अब सवाल क्या बनेगा, यदि हीलियम प्लस के आयन को हाइड्रोजन जैसा मान लिया जाए तो He प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया की आयनन ऊर्जा क्या होगी। ठीक, ये हमने इसमें एक उदाहरण फिट कर दिया जिससे कि ये बात हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अब हीलियम में देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकल चुका है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर देखें हम, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो पहले ही निकल चुका है, एक और निकालना है हमें। क्या बनेगा, हीलियम में से हीलियम का डबल आयन बन जाएगा। 2 पॉजिटिव वाला जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो आयन पे दिखाई देगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। तो हीलियम जैसा हाइड्रोजन, तो कुल मिला के यही चीज़ लगा देंगे डेल्टा ई। और फॉर्मूले में जो यहाँ एक नंबर होता है जो हाइड्रोजन के लिए 1 करते हैं, Z², इसी को लगा देंगे बस। ठीक, पहली कक्षा ये रही, पहली कक्षा से निकालना है। हीलियम में भी पहली कक्षा में होते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन। Z² क्या परमाणु क्रमांक है जो हम 1 रखते हैं हाइड्रोजन के लिए, इसका मान क्या रखते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन के लिए 1 रखते हैं। तो हीलियम के लिए कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। कुल मिला के बिल्कुल संगत ये मान आ गया, 13.6 का 4 गुना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये उत्तर हो गया। ठीक, यानी हीलियम में यही ऊर्जा हाइड्रोजन की 4 गुना होगी अगर हाइड्रोजन हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन को निकालें, उसे अनंत पे लेके जाएं। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकला हुआ है। ठीक, अभी एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकाला हुआ क्यों है, मैंने इसे पहले से निकाला हुआ क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर का नियम लगभग काम कर देता है। बोहर की जो परिकल्पनाएं हैं, जो उसके अभिग्रह हैं, वो काम कर देते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन प्रभावित करता है। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन रखूँ तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को प्रभावित करता है, तो फिर ये ऊर्जाओं के सूत्र काम नहीं करते। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हो और पहली कक्षा में हो तो उस पर ये चीज़ काम कर देती है। ठीक, अब इसके बदले में एक और उदाहरण लिखूंगा जो तुम हल करोगे। ठीक है, लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल सरल सी बात है कि आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तुम्हें होमवर्क मिल गया है ना। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, लिख के बता देता हूँ। लिथियम का Z जो है वो 3 है। ओके, ये मैंने दे दिया आपको। ठीक, और ऐसे कई सारे सवाल देखने के लिए असाइनमेंट अपना डाउनलोड करें। वीडियो के दाईं तरफ बटन दबाएंगे तो असाइनमेंट मिलेगा आपको, उसको डाउनलोड करें, उसको पढ़ें, अभ्यास करें। ठीक है, चलिए। तो ये बात हुई आयनन ऊर्जा की, जो कि पहले ज़रूरी बात थी। मुख्य कक्षा से अनंत तक ले जाने में जो काम करना पड़ा, जो ऊर्जा हमें देनी पड़ी, वो हमने निकाली है। अब इसके बाद हम हाइड्रोजन के लिए इन सभी कक्षाओं की ऊर्जाएं परिभाषित करना चाहते हैं। तो इनकी ऊर्जाएं कितनी हैं देखिए। इसकी ऊर्जा इसके सामने लिखेंगे ऐसे E1, इसके सामने लिखेंगे E2, इस कक्षा की ऊर्जा इसके सामने लिखेंगे E3, इसके सामने लिख देंगे E4, इसके सामने लिख देंगे E5, इसके सामने लिख देंगे
6 बना देते ना, 7 बना दिया, 6 नंबर तक लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लो, इसके ऊपर 7 नंबर की भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। तो ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर कितने के है वो पता लगेगा अभी अभी, ठीक। ऊर्जा स्तरों को समझना है ना। चलिए, पहली कक्षा की ऊर्जा, तो फार्मूला क्या है हाइड्रोजन के लिए, जो सूत्र है वो क्या है, देखो ये सूत्र है En माइनस 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सूत्र होता है। तो पहली कक्षा में लगाएंगे तो यही बनेगी, n बराबर 1 डाल देंगे इसमें, n बराबर 1 के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई देखो, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। दूसरे वाली कक्षा में यहाँ 4 रख देंगे, 2 का स्क्वायर है ना, तो कितना बनेगा दूसरी कक्षा के लिए, n बराबर 2 के लिए कितना बनेगा, E2 कितना बनेगा, भाग करेंगे इसको, -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, ये बन गई देखो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये भी लिख देंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 में क्या करेंगे, यहाँ 3 रख देंगे इसमें देखो, तो n बराबर 3 के लिए फटाफट चलता जा रहा है सब कुछ, E3 -13.6/9 EV, भाग कर लेंगे, 9 × 9, 9 चौक 36, 9 × 9 बचे 4 हुए 46, 9 पंजे 45, उसके बाद 1 ही आ जाएगा लगभग मान, है ना, ये आ गया। तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 नंबर पे जाएंगे, चौथे नंबर की ऊर्जा बनाएंगे, n बराबर 4 के लिए, हाँ फटाफट लिख दिया देखो मैंने, E4 कर दिया और -13.6/16 EV कर दिया, और ये कितनी आ रही, 16 × 112 और 16 × 8 = 128, तो 0.8। अब 128 घटेगा इसमें से 128 घटाएंगे, 12.8 इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 और 8 16, 8 ही बचेगा, 16 पंजे 80, ये आ गया लो, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 नंबर की, 6 नंबर की, जो भी निकालना चाहें इसके बाद निकाल लेंगे आप, ये अपने आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की तो नॉर्मली निकाली जाती है, 5 नंबर तक तो, ठीक। अब देखते हैं क्या करना है। अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं ऊर्जा स्तरों के बारे में, ऊर्जा बन गई, थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में, समझ लेते हैं कैसे काम करती है ये चीज़। अगर आपने ये चीज़ बना रखी है ना, तो कैसे काम करती है जान लेते हैं। देखो, उदाहरण है ना, उदाहरण से करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 3 में उत्तेजित होता है, तो कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है। तो दोबारा लिखूंगा इसको ना, मैं इसको ठीक करके लिखूंगा, मज़ा नहीं आएगा इसमें ना। दोबारा लिखता हूँ, है ना। बस रुको ज़रा 1 सेकंड। हाँ, यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से n बराबर 3 तक उत्तेजित होता है, तो
परमाणु कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक, यह ऊर्जा किस रूप में दी जा सकती है। यह ऊर्जा किस रूप में दी जा सकती है, एक सवाल है जो कि बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट सवाल है। हम ऊर्जाएं तो निकालते हैं लेकिन हम यहाँ इस बात को नहीं पकड़ते यार ऊर्जा देंगे कैसे। भाई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो ये ऊर्जा हम देंगे कैसे, ये हम ये नहीं पकड़ते इस चीज़ को। तो ऊर्जा कितनी है और वो कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले ऊर्जा परमाणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा डेल्टा ई किस कक्षा से किस कक्षा में जा रहा है बच्चों, पता लगाओ, 1 से 3 में। ठीक, अब यहाँ एक भ्रांति और होती है कि मैंने लिखा, देखो मैं इस बात को फिर समझा दूँ, पकड़ा दूँ आपके हाथ में, इसकी डोर पकड़ा देता हूँ। परमाणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा है और ऊर्जा किसको मिलती है, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन सीधे इस ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता, इस ऊर्जा को परमाणु अवशोषित करता है। परमाणु से फिर बाद में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को चली जाती है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब -13.6 कहाँ पहुँचाना है, 3 पे, कहाँ से ले जाना है, 1 से, शाबाश। 13.6 तो इसका लघुत्तम गुत्तम ले लो, 1 -9 9, तो ये हो गया 13.6 गुना 8/9 है ना। 13.6 गुना 8/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये ऊर्जा अवशोषित होगी, ये जो इसे हल कर लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, ये उत्तर आ गया, सूत्र के अनुसार ये उत्तर है। ठीक, सूत्र जो लगाते हैं उसके अनुसार ये उत्तर है। और अगर सारणी से इसे निकालना चाहें, देखो उत्तर पक्का कर लिया ना, सूत्र लगा के कर दिया मैंने, एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का सूत्र होता है, कक्षाओं की संख्या होती है, या अंतिम कक्षा, ये प्रारंभिक कक्षा। इस सूत्र मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिया था आपको अच्छे से। अब इसको अगर सारणी से देखना चाहते हैं, जो सारणी आपने बना रखी है वो उसे देखना चाहते हैं, डेल्टा E3 माइनस E1, यानी पहली कक्षा कहाँ है, पहली कक्षा नंबर 1, कक्षा नंबर 1 है ये रहा, और दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा ये रही। ठीक, तो क्या करें, अंतिम कक्षा माइनस प्रारंभिक कक्षा, तो आ गया -1.51 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी उत्तर है बच्चों, 13.6 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखो कितना आ रहा है, 12.5, 12.5 नहीं, 13.60 कर लेना, ऐसा ये आ गया 1 1 है ना, ये आ रहा होगा, देखो ये 0 में से 1 गया 9, हाँ ये बना लो, ये बना लो, लो ठीक, और 0 में से 1 गया 9 हुए 10, 6 में से 5 गए, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा 9 का लगभग 1 लगा सकते हैं, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी उत्तर है। ये 2 बातें हो गई, या तो सारणी से निकाल लो, सिंपली घटा लो ऊर्जाएं, अगर ये सारणी बना रखी है तुमने, 5 नंबर पे गया 5 में से, मतलब अंतिम में से प्रारंभिक घटा दो, सीधी बात है बिल्कुल, अंतिम में से प्रारंभिक घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। एक फार्मूला लगा के निकालो, जो फार्मूला मैंने लगाया था पहले वाले में, वो फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, फार्मूले से भी निकाल लो, फार्मूले से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह ऊर्जा किस रूप में दी जा सकती है, उत्तर होगा दोनों, शाबाश। यह ऊर्जा किस रूप में दी जा सकती है, परमाणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा है ना, किस रूप में दी जा सकती है, ये पहला, ये दूसरा सवाल है, देखो ठीक, परमाणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा किस रूप में दी जा सकती है, दूसरा सवाल आ गया। देखो इसका अगले वाला हिस्सा है,
अब आगे कैसे कर सकते हैं इसको? इसका उत्तर परमाणु द्वारा अवशोषित ऊर्जा निम्न रूपों में दी जा सकती है। देखो, परमाणु किसी भी तरह की ऊर्जा को स्वीकार कर लेता है। पहली विकिरण ऊर्जा, आप जानते हैं विकिरण ऊर्जा, जिसे तुम क्या कहते हो? इसे तुम कहते हो फोटोन। कितनी ऊर्जा होती है इसमें? इसमें ऊर्जा होती है h एक फोटोन दे दें, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा। एक फोटोन दे दें, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा। एक फोटोन के लिए क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक फोटोन दे दें, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा। उसकी ऊर्जा ये होती है, जो भी फ्रीक्वेंसी है, इसकी आवृत्ति है, वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक, दूसरे शब्दों में इस ऊर्जा को ऐसे भी लिख देते हैं hc/λ। ये प्रकाश की चाल है, ये तरंग दैर्ध्य है उस विकिरण का जो आप दे रहे हैं परमाणु को। इस रूप में ये ऊर्जा दी जा सकती है। दूसरी वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा के रूप में इसको दे सकते हैं। तीसरी ऊष्मीय ऊर्जा, यानी अगर गर्म कर दें, वैद्युत ऊर्जा दे दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पास कर दें, परमाणु गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन का बहाव करा दें, तब भी ये हो जाएगा। ठीक, ऊष्मीय ऊर्जा गर्म कर दें तो भी ये हो जाएगा। यानी परमाणु जो ऊर्जा स्वीकार करता है वो सभी रूपों में करता है। मुख्यतः ये तीन रूप होते हैं, विकिरण ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। सभी रूपों में परमाणु स्वीकार करता है ऊर्जा को। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तब। ध्यान रहे, जब परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होता है तो सभी रूपों में परमाणु ऊर्जा को स्वीकार करता है, अवशोषित करता है। लेकिन इसका उल्टा अगर आप करें, अगर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से नीचे की अवस्था में आता है तो केवल विकिरण के रूप में ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यानी उल्टा देखें अगर, तो उल्टा नहीं होता है। कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 5 नंबर से 2 नंबर पे आता है तो वह विद्युत ऊर्जा नहीं देगा हमको। परमाणु हमें विद्युत ऊर्जा नहीं देगा, परमाणु हमें ऊष्मीय ऊर्जा नहीं देगा, परमाणु हमें केवल विकिरण ऊर्जा ही देगा। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं। n बराबर 5 से n बराबर 3 तक H परमाणु में इलेक्ट्रॉन नंबर 5 से 3 पर आता है, ऐसा करते हैं। 3 पर आता है, ऐसा करते हैं। देखो, सवाल को बदल रहा हूँ, आता है ना, ये लिख दिया देखो मैंने। तो परमाणु कितनी ऊर्जा उत्तेजित करता है? उत्सर्जित करता है ना, उत्तेजित नहीं, उत्सर्जित करता है। यह ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित की जाती है? इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है समझना। फार्मूले याद होते रहते हैं, और फार्मूले सिर्फ फार्मूलों के हिसाब से परीक्षाएं नहीं होती, फार्मूले याद होते रहते हैं और लोग फार्मूले बना बना के दिखाते भी रहते हैं बहुत सारे, और हम देखते रहते हैं उनको। लेकिन जो बेसिक थ्योरी है, जो पकड़ है कि भाई हो कैसे रहा है, प्रैक्टिकल क्या है उसके अंदर, उन चीज़ों को पकड़ना होता है, उनको समझना होता है। तो किस रूप में, सबसे पहले देख लो भाई कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है या उत्सर्जित करता है। तो हमने देखा कि परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पे आया, 5 से 3 पे आया। तो इसका मतलब हो जाएगा सीधे E3 माइनस E5। ये बात तो पक्की हो गई। ये है अंतिम ऊर्जा स्तर 3 वाला, और पहले किस पे था? 5 पे। अब यहाँ से अपनी सारणी से ये देखो, 3 पे ये ऊर्जा है, 5 की ऊर्जा हम निकालेंगे, 5 की ऊर्जा ये है। ठीक, तो कितना हो गया? 3 पे ऊर्जा है -1.51 माइनस 5 पे कितनी ऊर्जा होगी? 5 वाली ऊर्जा ये निकाल देते हैं लोग, कितनी हो जाएगी? -13.6/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 का स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 25, 5 125,
0.5, ठीक। और 125 में भी 11, 25 चौके 100, बचा 1, बस काफ़ी है, ठीक। इतना कर दें तो बड़ी बात है। क्या बचेगा ज़रा देखें, 151 में से 54 घटा दें तो कितना बचेगा, ये बचा माइनस में, ये चीज़ होती है माइनस में, है ना, ऐसे करो माइनस में। तो 151 में से 54 घटा दे तो लगभग मान बचेगा माइनस में 97, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा देखो माइनस में आई है, ये उत्सर्जित ऊर्जा है। अगर परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो मान प्लस में आता है, ठीक। ये ऊर्जा जो है उत्सर्जित की। अब इसमें कहा किस रूप में, ठीक। परमाणु यह ऊर्जा केवल विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। पक्की बात। अब उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य, उत्सर्जित, कौन उत्सर्जित हुआ है बच्चों, फोटोन। उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य इस ऊर्जा को लिख दें 9, 7, माइनस हटा दें इसका, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा दें, जूल में बनाना पड़ेगा इसको, है ना। ये देखो ये जूल में बना दिया। इस सूत्र से प्राप्त होती है ऐसे। अगर हम h न्यू लगा दें तो आवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। ऊर्जा तो आ गई है, ये ऊर्जा लिख दी मैंने। इस 1.6 गुणा 10 की घात -19 से मैंने गुणा क्यों किया इसको, क्योंकि ये ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये ऊर्जा का सूत्र ऊर्जा को जूल में मानता है, ये जूल का सूत्र है। तो अगर मैं यहाँ से लगा दूँ इसे तो मुझे क्या प्राप्त होगी, उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति, उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति। और अगर यहाँ लगा दूँ, सी का मान क्या, प्रकाश की चाल है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर यहाँ लगा दूँ इसे, यहाँ पे, यानी अगर यहाँ लगा दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, उत्सर्जित फोटोन का तरंगदैर्घ्य या उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य। ध्यान रहे, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, एक इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक फोटोन उत्सर्जित करता है, ये ध्यान रखना है। कई बार सवाल करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आया है तो कितने फोटोन निकलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन निकलता है बस। एक इलेक्ट्रॉन के संगत एक फोटोन है। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा ली दी गई ऊर्जा एक फोटोन होती है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन, ओके डन। तो ये हमने ऊर्जा स्तरों के बारे में समझा कि ऊर्जा स्तरों को कैसे, ऊर्जाओं को घटाकर हम ऊर्जाओं का लेन देन सीधे इस सारणी से बता सकते हैं, ठीक। यह सारणी अगर आप बनाना चाहें अपनी रफ कॉपी में ज़रूर बनाएं, परीक्षा में बड़ी काम आती है, ठीक। इस पर जो उदाहरण मैंने करवाए फाइनल, ठीक हो गया। पक्की बात क्या की, परमाणु यह ऊर्जा केवल विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। जब फोटोन इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा फोटोन में निकलती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाएँ तो कैसे भी ऊर्जा दे सकते हैं। हम गर्म कर दें, लाइट डाल दें, विद्युत प्रवाह करवा दें, किसी भी तरीके से, ठीक। यानी हम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम गर्म कर दें गैस को तभी हो जाएगा, हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तब भी हो जाएगा, ठीक। हम उस पर लाइट डाल दें, प्रकाश डाल दें, विकिरण डाल दें तब भी हो जाएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा और फिर आएगा कम ऊर्जा स्तर पर तो वह केवल विकिरण देगा, ठीक। यानी अगर हम मोटा मोटा समझें तो यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को विकिरण में बदलने का एक तरीका है। मान लीजिए हम विद्युत धारा प्रवाहित करके या विद्युत प्रवाहित करके एक इलेक्ट्रॉन को 1 नंबर की कक्षा से 5 नंबर की कक्षा तक ले गए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस लौटेगा तो बाहर क्या देगा, विकिरण देगा। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया गया। गर्म करने पर भी कर सकते हैं,
गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं वो तो बाहर प्रकाश देते हैं। ठीक, गर्म करने पर यानी आग जलाने पर आप देखते हैं कि आग जलाने पर प्रकाश उत्पन्न होता है, कोई चीज़ जल रही हो तो प्रकाश उत्पन्न होता है। ये बिल्कुल सीधा मामला है कि शुरू में ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में मिलती है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में वापस आते हैं तो बाहर उसे विकिरण के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक, तो कुल मिला के यही वो प्रक्रिया है जहाँ से हमें समझ में आता है किस तरीके से प्रकाश पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्थाओं में कई प्रकार की ऊर्जाएं ले जा सकती हैं, लेकिन जब उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में आता है तो बाहर प्रकाश देता है। यही है प्रकाश जो चल रहा है ट्यूबलाइट में, बल्ब में। इलेक्ट्रॉन पहले उत्तेजित किए गए, फिर सामान्य कक्षाओं में आ रहे हैं तो बाहर प्रकाश फैल रहे हैं, और ये हो रहा है विद्युत ऊर्जा बदल रही है प्रकाश ऊर्जा में, सरल सी बात है। चलिए, इस बारे में बातें पहले भी हुई हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, अगला उदाहरण क्या है। अब है हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम।